नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित नवजीवन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान इतिहास में, और राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ राज्य का इतिहास। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। तो हमने जेएमसी तक पूरा कर लिया था, अल्लट हमने समझ लिया था, अल्लट ने क्या किया था, हुन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विवाह सबसे पहले वाला। उनके बाद जेएमसी के दो पुत्र हुए, सामंत और सावंत। अब हम बात करेंगे आगे। अगला शासक बनता है, उनका नाम आ जाता है जेतर सिंह। 4 नंबर का शासक है जेतर सिंह। जेतर सिंह शासनकाल हमें इनका मिलता है 1213 से लेकर और 1253 के मध्य। 1253 के मध्य ये कहते हैं। दशरथ शर्मा इनके बारे में क्या कहते हैं जेतर सिंह के बारे में? दशरथ शर्मा जेतर सिंह के बारे में कहते हैं कि ये मेवाड़ के प्रथम विजेता थे। मेवाड़ के विजेता, मेवाड़ के विजेता, मेवाड़ के विजेता। इनके बारे में ऐसा भी कहा गया है कि जेतर सिंह ने एक बार क्या किया, 1226 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था। 1226 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध का क्या नाम था? उस युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध। यह अपने आप में बहुत महान शासक था। भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? एक दिल्ली का शासक था जिनका नाम मिलता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश विश, और अपना जाता है जेतर सिंह। जेतर सिंह, कर्नल जेम्स टोड, दशरथ शर्मा इनको मानते हैं मेवाड़ के विजेता। मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा भी जेतर सिंह था। इल्तुतमिश जेतर सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था 1226 में। उस युद्ध का हमें नाम मिलता, क्या मिलता है? कहते हैं मेवाड़ का प्रथम विजेता भी यही था, इल्तुतमिश जेतर सिंह। क्या हुआ इस युद्ध में? क्या हुआ? जेतर सिंह विजय हुआ। जेतर सिंह की क्या हुई? जीत हुई। और जीत के उपरांत क्या किया? इल्तुतमिश क्या कर रहा है? इल्तुतमिश यहां से भाग गया। क्या किया? इल्तुतमिश यहां से भाग गया। अब आगे चलकर क्या होता है? यह भागते भागते क्या करता है दोस्तों, जो जेतर सिंह की राजधानी थी नागदा, यह भागते भागते नागदा में आग लगा देता है। नागदा में आग लगा देता है। तो वहां की जनता में अफरा तफरी मच गई, और जनता इधर से उधर, उधर से इधर भागने लगी। तब क्या किया जेतर सिंह ने? अपनी उसी समय आपातकालीन स्थिति में एक नई राजधानी बनाई, और उस राजधानी किसको बनाई? चित्तौड़गढ़ को नई राजधानी बनाई जेतर सिंह ने। चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। राजधानी बनाई। आगे क्या हुआ दोस्तों? यह उन्होंने युद्ध कर दिया। भागती हुई इल्तुतमिश भागते हुए क्या किया? नागदा में आग लगा देता है। इस कारण नागदा जो नगर है उसमें अफरा तफरी मच जाती है। तब जेतर सिंह ने आपातकालीन स्थिति में चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इस जेतर सिंह के एक पुत्र का नाम था समर सिंह। जेतर सिंह के पुत्र का नाम था समर सिंह। समर सिंह, इनका इतिहास में ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन हम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चल रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में मर्तबा क्वेश्चन बन भी जाते हैं। समर सिंह के कितने पुत्र थे? मतलब कह सकते हैं जेतर सिंह के कितने पोते थे? 2 पोते थे। एक का नाम आ जाता है कुंभकर्ण, और एक का नाम आ जाता है रतन सिंह। अब क्या होता दोस्तों, जेतर सिंह के मृत्यु के पश्चात उनके बाद समर सिंह की मृत्यु हुई। अब क्या हुआ? ये 2 भाई कुंभकर्ण और रतन सिंह थे। वही रतन सिंह पद्मावती वाला, ठीक है, पद्मिनी वाला, राजा सिंह देव की वो राजकुमारी थे। हम आगे बात करेंगे डिटेल से। कुंभकर्ण के मन में क्या था? कुंभकर्ण एक ऐसा व्यक्ति था, वो राजपाट कार्यों में बिल्कुल भी क्या नहीं लेता था दोस्तों? रुचि नहीं लेता था। कुंभकर्ण कहां चला जाता है? जंगलों में।
कुंभकर्ण जंगलों में चल जाता है, जो अगला शासक बनता है और उसका नाम हमें मिलता है रतन सिंह। तो दोस्तों आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, एक इसके बारे में यह है कि ये क्या है, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल जैतर सिंह के काल को कहा जाता है, इतिहास का स्वर्णकाल। ठीक है दोस्तों, यह बात कर लीजिए जैतर सिंह की। अब हम बात करेंगे रतन सिंह की, जो राहुल रतन सिंह, पद्मावती का पति, पद्मावती का हस्बैंड, उनकी बात हम आगे अभी करेंगे। तो अब हमारे सामने राजा कौन आ जाता है, अब हमारे सामने आएगा राहुल रतन सिंह। राहुल रतन सिंह, इनका छोटा सा कार्यकाल था दोस्तों। इनका शासनकाल हमें मिलता है 1301 से लेकर और 1303 के मध्य। ठीक है, इनकी जो शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, इनका जो विवाह हुआ था, विवाह, इनका विवाह हुआ था श्रीलंका। उस समय श्रीलंका का नाम क्या मिलता है, उस समय श्रीलंका का नाम मिलता है सिंहल द्वीप। जो एक द्वीप था सिंहल द्वीप, एक सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम मिलता है पद्मावती। सिंहल द्वीप की राजकुमारी, राजकुमारी पद्मावती, या कह सकते हैं पद्मिनी, पद्मावती, पद्मावती। और इस पद्मावती के फादर का नाम, पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्वसेन। गंधर्वसेन की पुत्री थी। और इनका विवाह किस प्रकार हुआ, इनके भी हम बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे विवाह की किस प्रकार हुआ। तो बात ऐसी है कि, और उस राहुल रतन सिंह के पास एक तोता था और उस तोते का हमें नाम मिलता है हीरामन। अब क्या होता है दोस्तों, ये तोता उड़ते उड़ते कहाँ चला जाता है, ये उड़ते उड़ते चला जाता है सिंहल द्वीप। ठीक है, उड़कर इस राजकुमारी को वह देखता है, तो ये राजकुमारी बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत ही कह सकते हैं हैंडसम, नहीं हैंडसम तो राहुल रतन सिंह बहुत थे, बहुत अच्छी थी, बहुत राजस्थानी भाषा में बोले तो बहुत फूट रही थी ये छोरी। ठीक है, तब इस हीरामन तोते ने इसको देखा और देख कर वापस आकर यह सभी घटना, सभी बात किसको बताई, राहुल रतन सिंह को बताई कि भाई श्रीलंका में एक ऐसी राजकुमारी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, आप उससे विवाह कर लो। तब रतन सिंह ने क्या किया, यह बात मान ली कि ठीक है चलो। और रतन सिंह बसंत पंचमी के एक दिन पहले कहाँ पहुंच जाते हैं, बसंत पंचमी के एक दिन पहले पहुंच जाते हैं सिंहल द्वीप। कौन, समय रावल रतन सिंह क्या करते हैं, बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी का दिन था, ये इस तरह का एक बाग था, यहाँ पर जो राजकुमारी थी पद्मावती, ये घूमने के लिए आई, ये राजकुमारी के बाल है। ठीक है, इधर से आ रहे हैं रतन सिंह जी, रतन सिंह को देखते हैं पद्मावती के प्रेम भाव जागृत हो गए, उससे वो प्रेम करने लगी, साथ में गाना भी अनेक गाने लगी कि मैंने प्यार तुम्ही से किया है, अब जाहे जाहे कुछ हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। अब बातों छोटी छोटी छोरा एक बात ना करे वन शोभा थोड़ी देवे, प्यार हो गयो, प्यार। ओ रतन सिंह पद्मावती ने आई लव यू कह दियो, पद्मावती रतन सिंह आई लव यू कह दियो कि आई लव यू जानू, आई लव यू जानू, इस तरह को वहां पे माहौल हो गया। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, इसका पता चला अपने पिता गंधर्वसेन को, क्या भाई छोरी ये बात तो बोल आगे पूगी, मैं अब राजस्थानी में चाल मेवाड़ को इतिहास है, मैं राजस्थान में पूरा कलिर कशु के देखता दिया, कट हिंदी आते तो माफ कर दिया, गंधर्वसेन ने ठा पड़ गयो, छोरी की बात बोल आगे चट गई, टेंगर आयो गटा कटू जो टेंगरी आपके झांसा पजा ली। ठीक है, जिन्हें कहा आप केला छोरी कह भी अपने बच्चे को स्वयं को अपना पति खोजने में जुटा देना चाहिए और कह देना चाहिए मैं इसे प्यार करती हूँ, ऐसा करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ और मेरे यही राय है। ठीक है, ये बात होगी। अब क्या किया, इससे जो गंधर्वसेन ने क्या किया, इन दोनों का क्या कर दिया, विवाह कर दिया।
किसका, रतन सिंह का और पद्मावती का विवाह कर दिया। इनके बाद ये कहाँ आ जाते हैं, राव रतन सिंह के मेवाड़ में एक पद्मावती आ जाती है। दोस्तों अब क्या होता है, पद्मावती आने के पश्चात एक बात हो गई थी। पहले बात क्या हो गई थी कि इस रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था, एक जादू टोने वाला तांत्रिक रहता था, और उस तांत्रिक का हमें नाम मिलता है राघव चेतन। राघव और चेतन एक ही है दोनों, राघव चेतन। इन्होंने कोई बेइज्जती करके राव रतन सिंह ने राघव चेतन को निकाल दिया था मेवाड़ से, ठीक है, निकाल दिया। अब राघव चेतन रतन सिंह से बदला लेना चाहता था कि मुझे मेवाड़ से क्यों निकाला गया, ठीक है। इनको पता चल गया कि रावल रतन सिंह की एक सुंदर नारी है, सुंदर पत्नी है, और उस पत्नी का नाम है पद्मावती या पद्मिनी, ठीक है। अब क्या करता है राघव चेतन, ये कहाँ है, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसुरा, प्रतापगढ़ वाले एरिया में है। यह राघव चेतन इस मेवाड़ से कहाँ चला आता है, मेवाड़ से चला आता है दिल्ली, और दिल्ली का उस समय शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के पास आकर यह राघव चेतन इन रावल रतन सिंह की पत्नी की सौंदर्य का अपने मुख से बखान करता है कि महाराज की हुजूर शासक जी आप क्या करें, रतन सिंह पर आक्रमण करके उस पद्मावती को छीन के आपके पास लाइए, वो बहुत ही सुंदर नारी है। इतने में अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रेम का भाव है जागृत हो उठा, और वो सीधे कहाँ चला गया, वो सीधा यहाँ से कहाँ गया, मेवाड़ आ गया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़। कहते हैं 8 वर्ष का घेरा डाला, 8 वर्ष तक घेरा डाला, 8 वर्ष तक घेरा डाला। उनके बाद क्या हुआ, सन 1303 में जो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के एक बेटा था, उस बेटे का नाम था खिजर खां। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। क्या रखा, चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा, खिजराबाद, खिजराबाद रखा, खिजराबाद रखा, और अपने बेटे को किलेदार बना दिया। अपना बेटा था खिजर खां, उसको चित्तौड़ का किलेदार बना दिया। किसको बनाया, खिजर खां को, चित्तौड़ का किलेदार, किलेदार किसको, खिजर खां, अपने पुत्र को खिजर खां। होता क्या है इस मेवाड़ में, यहाँ पर जो रतन सिंह जो पद्मावती थी नी, पद्मावती, उनमें दोस्तों क्या होता है, पद्मावती आपके सागे 2 ले रही मान सका डाइजा में, एक तो हीरो चाचो, एक हो भाई, एक और नाम मिला अपन गोरा, एक का नाम मिलता है अपन को बादल। ऐसे तो इनके एक भाई है और एक क्या है, एक चाचा है। किसका, पद्मावती का, श्रीलंका से थे। अब ये दोनों क्या है, सेनापति, किसके, रतन सिंह के सेनापति। घेरा के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि रतन सिंह जी का, हाँ बोलो जी, क्या मुझे आपकी पत्नी का एक बार चेहरा दिखा दो, एक बार मुख दिखा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब यह बात मान ली और इस तरह एक कांच लगवाया गया पानी के भीतर, और जब कांच के सामने रानी पद्मावती आई तो उस जल में इस अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती का चित्र दिखाई दिया। उस प्रकार ये गोलमेल समेल करके उसी समय अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इस रतन सिंह को घेरे में बंद करके और उठा के बाहर चला जाता है। सेना ने कह दिया कि रतन सिंह को उठाना है, रतन सिंह को गायब करना है, ठीक है, कर लिया, बाहर आ गया। अब क्या होता है, यह बात पता चलता है गोरा और बादल को। गोरा और बादल मेवाड़ से बाहर निकलते हैं अपने रतन सिंह को छुड़ाने के लिए। तब गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाता है, गोरा बादल वीर गति को प्राप्त मर जाते हैं। अब क्या करता है, गोरा बादल रतन सिंह को छुड़ा के तो ले आते हैं चित्तौड़ दुर्ग में, लेकिन क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब रतन सिंह के पास और कोई चारा नहीं रहता है। अब वो क्या होगा, अब होगा केसरिया और क्या होगा, जोहर होगा।
तब मेवाड़ के जो रतन सिंह थे वो लोहा लेने के लिए कहाँ आ गए, बाहर अलाउद्दीन खिलजी के बाहर आ गए और उसे युद्ध करते हुए मारे गए, युद्ध करते मारे गए। अब क्या हुआ, जैसे ही उस समय राजपूतों की यह प्रथा थी कि कोई भी किसी भी पति की मृत्यु हो जाए तो उसको क्या होना पड़ता था, उसको होना पड़ता था सती होना पड़ता था। तब रतन सिंह की जो पत्नी थी उन्होंने क्या किया था, अग्नि में अपनी आहुति दे दी, उन्होंने जोहर किया सन 1303 में। और इस तरह किसका अधिकार हो गया, अपने अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, आगे की बात करें तो ये अधिकार तो हो गया, आगे क्या करते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से आप बता रहा हूं, आप साथ साथ में लिख भी सकते हो। अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का, अपने पुत्र खिजर खां को किलेदार बना देता है। अब आगे क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी कहां आक्रमण करता है, जालौर पर। खिलजी जालौर पर आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण में क्या होता है, जो जालौर का शासक होता है ना, जालौर का शासक था उस समय मालदेव सोनगरा। शासक कौन था जालौर का, मालदेव सोनगरा। ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपना शीश झुका लेते हैं। कौन, मालदेव सोनगरा। इसे एक राजस्थान में क्या कहा जाता है, मुछला मालदेव, मूछला मालदेव या मुछला मालदेव। बहुत बड़ी बड़ी मुच्छों के कारण ये इतिहास में मुछला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, और मालदेव सोनगरा अब किसके अधीन हो गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के। ये कहाँ के हैं, जालौर के हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इस मालदेव सोनगरा को उस चित्तौड़ का किलेदार बना देते हैं और अपने पुत्र खिजर खां था पहले, अब मालदेव सोनगरा को किलेदार बना देते हैं। क्यों भाई, आत्मसमर्पण तो हो ही गया है, किलेदार बना दिया और खिजर खां को अपने पास दिल्ली वापस बुला लिया। ये मालदेव सोनगरा जीवन पर्यंत चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या बने, किलेदार बने। जीवन पर्यंत अपने पूरा जीवन किलेदार के रूप में व्यतीत किया, जीवन पर्यंत। अब क्या हुआ, इस मालदेव सोनगरा के बाद में जो चित्तौड़ का किलेदार बना वो बना था मालदेव सोनगरा का पुत्र, उसका नाम है बनवीर, बनवीर शासक बना। अब क्या होता है, आपको पता है जोहर विवाह, साका विवाह, एक हमें ग्रंथ का नाम हमें मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी है, इधर आ जाता है, एक आ जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है उसका नाम है खजाइन उल फतुह। उस ग्रंथ का क्या नाम मिलता है, खजाइन उल फतुह है। इनके ग्रंथ का नाम मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत। और 1540 में पद्मावत ग्रंथ को लिखा गया। अरे ये बात हम कर रहे हैं 1303 ईस्वी की, कितना साल आगे की बात है। खजाइन उल फतुह, इसमें क्या है, चित्तौड़ पर आक्रमण करने की बात तो कही गई है, इसमें अमीर खुसरो के चित्तौड़ पर आक्रमण के साक्ष्य यह बात कही गई है, चित्तौड़ पर आक्रमण कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि उस समय साका विवाह था, जोहर विवाह था। लेकिन इसमें क्या मिलते हैं, साक्य के प्रमाण मिलते हैं, साक्य के प्रमाण मिलते हैं। अब क्या हुआ देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया है। लेकिन दोस्तों बाद में अब ट्विस्ट यह आने वाला है, रतन सिंह था ना, उसके कुछ सरदार थे
जैसे कि मान लीजिए आज एक ये गांव है छोटा सा, इस गांव में दो भाई, चार भाई रहते हैं। ठीक है, चार भाई रहते हैं। ये दो भाई क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं एक पास के गांव में और वहीं बस जाते हैं, और यहाँ दो भाई और यहाँ दो भाई। अगर इस गांव में क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है और इस दोनों भाई की हत्या कर दी जाती है, तब ये दूसरे गांव वाले भाई क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और उस आक्रमण का बदला लेंगे। उसी तरह क्या हुआ था, कोई रतन सिंह का कोई सरदार था, रतन सिंह का कोई छोटा सरदार था, जिसको पास के कोई गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। रतन सिंह के सरदारों पास के गांव की जागीर थी, गांव की जागीर। जैसे मान लीजिए आज अगर चार भाई है, तीन भाई को उस गांव में जमीन दी गई है, एक भाई को किसी अन्य गांव में जमीन दे दी गई है, और उस गांव का नाम मान लीजिए अलग कोई है। इसी तरह प्रकार यही हुआ, रतन सिंह के कुछ सरदार थे, उनको जमीन कोई अलग गांव में दे दी गई, और उस गांव का नाम मिलता है सिसोदा। क्या मिलता है, सिसोदा गांव मिलता है। बाद में सिसोदा गांव में जो शासक बना था, अरिशी का बेटा था, और अरिशी का छठवां वंशज अरिशी का पुत्र था, और उसका नाम है हमीर सिसोदिया। अब देखिए कहते हैं, इसको कहते हैं गुहिल वंश, गुहिलोत वंश, सिसोदिया वंश। बस ये कुछ लोग रतन सिंह के जो सरदार थे, सिसोदा गांव में पलने के कारण इसे आगे जो अब हम शासक पढ़ेंगे वो अपने पीछे लगाएंगे सिसोदिया। क्यों कि वो सिसोदा गांव से आए गए थे। कौन सा गांव था, सिसोदा, सिसोदा गांव था। इस कारण अब हम पढ़ेंगे सिसोदिया कहलाएंगे वो। तो दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या बात था दोस्तों, मैंने आपको बताया था जिस रतन सिंह ने जिस सरदारों को सिसोदा गांव की जागीर दी थी ना, तो अरिसी का पुत्र था, एक का नाम हमीर। सिसोदा गांव में होने के कारण आगे जो हम वंश पढ़ेंगे, आगे जो शासक पढ़ेंगे, उसे कहते हैं, वो अपने नाम के आगे सिसोदिया लगाएंगे। तो पहला अगर सिसोदिया की बात करें, राणा हमीर, राणा हमीर 1326 से 1364 समय काल है इनका। सिसोदिया वंश का संस्थापक। सिसोदिया वंश का संस्थापक, सिसोदिया वंश का कौन संस्थापक कौन था, राणा हमीर था। अब क्या हुआ दोस्तों, आगे देखिए, राणा हमीर की हमने बात करें, हम जो सिसोदा गांव से आया था, सिसोदिया। अब आगे की बात करें तो राणा हमीर के बारे में, तो जो कुंभा था ना, कुंभ आगे आएगा ना, कुंभा ने इसको दो उपाधियां दी है। कौन कौन सी उपाधियां दी है, एक तो वीर राजा, एक का विषम घाटी पंचानन, वीर राजा विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है, विषम परिस्थिति, खराब परिस्थिति में भी सिंह के समान वीरता का प्रदर्शन करना कहलाता है विषम घाटी पंचानन ने। राणा हमीर, तो और हमीर सिसोदिया ने राणा की उपाधि धारण की, राणा की उपाधि। अब कुंभा ने किस किस में कहा है इनको वीर घाटी पंचानन अच्छे व्यक्ति की सलाह, एक वीरता है हमें कोमलगढ़ परिस्थिति, कोमलगढ़ परिस्थिति। दूसरी मिलती है विजय स्तंभ परिस्थिति, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। एक हमें मिलती है रसिक प्रिया की टीका। इन ग्रंथों में इनकी वीरता का बखान किया गया है, रसिक प्रिया टीका। इनके बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, कर्नल टोड कि हमीर सिसोदिया
सिसोदिया अपने समय का महान हिंदू शासक था। अमीर सिसोदिया अपने समय का महान हिंदू शासक था। हिंदू शासक था कौन? अमीर सिसोदिया, जो सिसोद गांव से आया था। महान हिंदू शासक था अपने समय का। और क्या दोस्तों, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। तुगलक वंश का एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, और उसी वंश में आया था मोहम्मद तुगलक। किसने हराया था मोहम्मद बिन तुगलक को? राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। दिल्ली का सुल्तान था, तुगलक को हराया। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की बात करते हैं। अब आएंगे छेत्रसी, राणा छेत्रसी। शासनकाल है 1364 से लेकर 1382। जैसे कि अब क्या होता है, छेत्रसी का मतलब क्या होता है? क्षेत्र, क्षेत्र होता है। देखिए आगे यह क्या करता है, जैसे यह क्या है? मेवाड़ है। ये क्या है? यह मेवाड़ है। अब ये क्या करते हैं? अपने क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। कौन? छेत्रसी। इन्होंने क्या किया? यह वाला एरिया अजमेर को जीता। अजमेर को जीता। ये वाला भीलवाड़ा को जीता। किसने? छेत्रसी ने। भीलवाड़ा को जीतकर मेवाड़ में मिला लिया, भीलवाड़ा को जीता। और ये वाला एरिया आप देख सकते हो, ये कौन सा एरिया है? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र को जीता। किसने जीता था? छेत्रसी ने। अब क्या होता है दोस्तों, जब हाड़ौती क्षेत्र को जीता ना, उसकी जो जानकारी है हमें एकलिंगनाथ परिस्थिति से मिलती है। एकलिंगनाथ परिस्थिति, इसकी जानकारी इसकी। और यह डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला 56 का मैदान, 56 के मैदान को भी जीता। किसने? छेत्रसी ने। और अपने साम्राज्य में मिला लिया। छेत्रसी का नाम ही ऐसा है, अपने साम्राज्य में धीरे धीरे मिलाते गए। किसने? 56 का मैदान, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब क्या होता है दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश वाला मालवा में क्या करता है? छेत्रसी यहां पर आक्रमण करके इस मालवा में, और मालवा का एक कोई शासक था, और उस शासक का नाम हमें मिलता है दिलावर खां। मालवा का शासक दिलावर खां की हत्या कर देता है। कौन कर देता है? छेत्रसी। दिलावर खां की हत्या कर देते हैं, और मालवा को अपने साम्राज्य में हत्या कर देते हैं। अब क्या होता है, वहां की जनता नाखुश हो जाती है कि हमारे शासक, हमारे राजा का किसने वध कर दिया है? छेत्रसी ने हत्या कर दी है। तब क्या होता है, उसी समय जैसे यह मेवाड़ है, मेवाड़ और मालवा के मध्य क्या हो गया? मेवाड़ मालवा संघर्ष आरंभ हो गया। मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू हो गया भाई, यहीं से मेवाड़ मालवा संघर्ष। किसने शुरू किया था? छेत्रसी ने शुरू किया था। क्यों किया था? मालवा का जो राजा था, मालवा का जो शासक था दिलावर खां, उसकी हत्या कर दी। इस कारण उनकी जनता परेशान हो गई, और जो मेवाड़ और जो मालवा है उनमें मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू हो गया। और कहते हैं इस छेत्रसी की एक दासी थी, छेत्रसी की एक दासी थी, और उस दासी का हमें नाम मिलता है खातिन। क्या नाम मिलता है दोस्तों? खातिन। और इस खातिन के दो पुत्र थे, एक का नाम मिलता है चाचा, एक का मिलता है मेरा। इनकी बात आगे आएंगी। चाचा और मेरा ने, कहते हैं लाखा के एक बेटा हुआ था मोकल,
जो लाखा के बाद में शासक बनेगा आगे, उस मोकल की जीलवाड़ा गुजरात में चाचा और मेरा और एक व्यक्ति और है मेहपा पंवार, दोनों मिलकर हत्या करेंगे। तो इसी दासी खातिन के ये दो पुत्र है, छेत्रसी की दासी है खातिन, और खातिन के दो पुत्र है चाचा और मेरा। तो ये इतनी बात छेत्रसी के लिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे 3 नंबर के राजा राणा लाखा की। राणा लाखा शासनकाल मिलता है 1382 से लेकर और 1421। इस राणा लाखा को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, उसको कहते हैं लक्ष्य सिंह। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपनी बोल्ड स्क्रीन पे। लक्ष्य सिंह, उस समय राणा लाखा के टाइम में क्या होता है, मेवाड़ में एक खदान खोदी जाती है। मेवाड़ में खदान, मेवाड़ में खदान खोदी जाती है। और उस खदान में क्या निकलता है, शीशा और जस्ता और चांदी। शीशा जस्ता चांदी निकलेगी तो आपको पता है मेवाड़ में खदान खोदी गई, शीशा जस्ता चांदी निकल रहा है। तब क्या होगा, मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था है, मेवाड़ की जो आजीविका का साधन है, वो क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा। मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। क्या हुई उससे, मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। क्यों, इतना सोना चांदी आ गया तो मजबूत होनी सी बात है, ये तो छोटी नॉर्मल बात है। अब क्या होता है दोस्तों, एक बार कहते हैं इस राणा लाखा के टाइम में एक कुछ नाटक दिखाने वाली लड़की, नाटक दिखाने वाली औरत यहाँ पे आई मेवाड़ में। ठीक है, नाटक दिखाने वाली कहते हैं, पहले उसको क्या कहते हैं, नटनी कहते हैं। नटनी जो नाटक दिखाती है, रस्सियाँ पर चलती है, उस प्रकार के। जब यहाँ पर वो मेवाड़ में कुछ नाटक वगैरह सभी को दिखा रही थी, तब राणा लाखा को पता चला कि इस प्रकार की वो औरत है और वो रस्सी पे चलती है। तब राणा लाखा ने इस औरत को कहाँ बुला लिया, अपने मेवाड़ यहाँ पर बुला लिया, अपने साम्राज्य में बुला लिया। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, पहले की बात यह करते हैं, राणा लाखा के समय क्या हुआ, पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण हुआ तो इनके समय था, लेकिन करवाया इसने नहीं था। निर्माण किसने करवाया था, निर्माण की बात करेंगे। जैसे ये पिछोला झील है, इसमें ये जल है, ठीक है, ये जल। निर्माण की बात करें तो दो बंजारे थे, वो बंजारे थे, कब आएंगे मेरे बंजारे। एक का तो नाम था बिच्छू मार, नाम तो अजीब गरीब है, देख लीजिए, बिच्छू मार। और दूसरे का में नाम मिलता है चिड़िया मार। कहते हैं इस बिच्छू मार और चिड़िया मार के दो बेल थे। क्या थे, दो बेल थे, दो गौदे थे, राजस्थानी भाषा में बोले तो। कहते हैं कुछ तो ये कहते हैं कि इनके बेलों की मृत्यु हो गई और बेलों की स्मृति में इन्होंने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील, कुछ कहते हैं इनके बेल गुम हो गए थे और मिलने पर इन्होंने पिछोला झील का निर्माण करवाया। लेकिन पिछोला झील का निर्माण करवाया, पिछोला नाम क्यों पड़ा, ये जो पिछोला झील है ना, ये पिछोली गांव है कोई मेवाड़ में छोटा सा, पिछोली गांव में निर्मित होने के कारण इसका नाम पड़ा पिछोला झील, पिछोली। इसमें एक तो है जगमहल, एक है जग मंदिर पिछोला झील में। ठीक है, एक जग महल है, एक जग मंदिर है। अब क्या होता है दोस्तों, आगे की हम बात करें तो जब इस नटनी को राणा लाखा अपने मेवाड़ में बुलाते हैं और क्या करवाते हैं, इस पिछोला झील की इस किनारे से लेकर उस किनारे तक एक रस्सी बंधवा देते हैं, इस प्रकार की
बंधवा दी। अब राणा लाखा इस क्या नाम है इसका, नटनी, और इस नटने का, जैसे सभी नटने एक जात है, और इस नटने का नाम मिलता है हमें गलकी। क्या मिलता है? गलकी मिलता है। अब राणा लाखा ने क्या किया, इस गलकी को कहा कि है नटनी, कहा बोलो महाराज कि तुम अगर इस किनारे से लेकर इस किनारे, इस झील में जल के ऊपर से होकर अगर इस किनारे से इस किनारे तुम चली जाती हो ना, तो आधा मेवाड़ में तुझे दे दूंगा। किसको कहा? इस नटने गलकी को कहा। कहिए तो मेरे दावड़े हाथ के खेल है, बाएं हाथ के खेल है, राजस्थानी भाषा में बोले तो। ये गलकी धीरे धीरे इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, इसके ऊपर रस्सी पर चलने लगी, यहां पर से पहुंच गई। तब राणा लाखा का दिमाग सटका गया कि अब तो हमारा मेवाड़ आधा चला जाएगा, और सरदारों में यही भय भी था कि हमें अब कुछ नहीं मिलेगा, ये सब नटनी ले जाएगी। तब सरदारों ने क्या किया, या एक सरदार आकर और यहाँ से क्या किया, इस रस्सी को काट दिया, और गलकी यहाँ पे क्या हुआ, ये गलकी पानी में समा गई, पानी में समा गई। और उसी की याद में राणा लाखा ने इसके किनारे एक चबूतरा बनवाया, और उस चबूतरे का नाम मिलता है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा, चबूतरा। इस तरह यह राणा लाखा है। अब हम बात करेंगे राणा लाखा और हंसाबाई के विवाह का। राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह किस प्रकार हुआ, किस तरह उनका राती जोगा हुआ, किस तरह उनकी बान बेटी, सभी जैसे फेरों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं राणा लाखा व हंसाबाई का विवाह। राणा लाखा व हंसाबाई का विवाह। विवाह देखिए दोस्तों, आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाले आपको इतनी अच्छी तरह समझ में आएगा, मैं कहता हूँ भूलने की कभी आदत ही नहीं होगी आपकी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लाखा व हंसाबाई का शादी किस प्रकार हुई। तो दोस्तों लाखा कहाँ का शासक है? मेवाड़ का। जैसे ये मेवाड़, ये क्या है? ये है मेवाड़। आराम से देखना, आपको इतनी अच्छी तरह से समझ आएगा, मैं कहता हूँ मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ा वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर वाला। और ये जो थोड़ा बड़ा वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अपना आ जाता है मारवाड़ जोधपुर। मारवाड़, मारवाड़ जोधपुर, जोधपुर। अब क्या होता है, आपको पता है यहाँ का शासक कौन है? राणा लाखा। यहाँ का शासक हम लिख देते हैं लाखा। और इस लाखा का बेटा चुंडा सिसोदिया, लाखा के पुत्र का क्या नाम था? चुंडा सिसोदिया। लाखा के बड़े पुत्र का नाम था चुंडा सिसोदिया। और छोटे पुत्र का क्या नाम मिलता है हमें? राघव देव। देख से आराम से देखिए आप, राघव देव। लाखा का छोटा बेटा है राघव देव। यह बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे मारवाड़ की। तो मारवाड़ का उस समय राजा था चुंडा, राव चुंडा। वो चुंडा सिसोदिया है जो लाखा का बेटा है, और यहाँ का शासक कौन है? चुंडा। इस चुंडा ने 2 शादियां की, 2 विवाह किया। एक का इतिहास में नाम नहीं मिलता है, और एक दूसरे का जो मिलता है उसका मिलता है किशोरी देवी। किशोरी देवी। और इस किशोरी देवी के पुत्र का नाम था कान्हा। क्या नाम था? कान्हा। आगे देखिए, चुंडा की जो पहली पत्नी थी ना, उसका तो जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन उनके पुत्रों का जिक्र मिलता है। चुंडा की पहली पत्नी के पुत्र का नाम था रणमल, जो कि जोधपुर किसने बसाया? राव जोधा ने। जोधा का ये क्या है? पिता है रणमल। और रणमल की एक बहन थी, उसका नाम है हंसाबाई। हंसाबाई। अब क्या होता है, जो ये राव चुंडा होता है ना, मारवाड़ जोधपुर का शासक, वो ज्यादा प्यार किससे करता था? किशोरी देवी से करता। इससे इन रणमल और हंसाबाई की माँ से या मम्मी से, मोम से नहीं करता था, इससे ज्यादा प्यार करता था, अधिक प्यार।
अधिक प्यार करता था, अधिक लव करता था। ठीक है, तो आपको पता है जिस पत्नी से वो ज़्यादा प्यार करेगा उसी को क्या बनाएगा, उसी को पुत्र को शासक बनाएगा। तो कान्हा को शासक बना देता है, लेकिन बड़ा हक किसका था शासक बनने का? रणमल का था। तो रणमल और हंसाबाई क्या करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं इनको शासक बनाने के उपरांत। तब रणमल और हंसाबाई क्या करते हैं, दोनों कहाँ आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं मेवाड़। यहाँ का शासक कौन है? लाखा। ये रणमल और हंसाबाई दोनों मेवाड़ किस लिए आते हैं? हंसाबाई का जो विवाह है ना, वो जो रणमल है उसका भाई वो करना चाहता है लाखा के बेटे चुंडा सिसोदिया के साथ। लेकिन जब दरबार में पहुंचा कौन? रणमल नारियल लेके, सगाई का नारियल लेके जब रणमल पहुंचा चुंडा सिसोदिया के पिता लाखा के पास, और जो नारियल था ना वो रणमल सीधे किसको दे देता है? इस प्रकार का नारियल लाखा को दे देता है। लाखा अभी कम से कम 85 उम्र का तो हो चुका है, 85 एज हो गई है लाखा की। ये क्या कहते हैं, बुढ़ापे में मेरी क्यों आप मजाक बना रहे हो, बुढ़ापे में मेरी क्यों मजाक बना रहे हो इसे। तब क्या कहा, रणमल ने कहा कि महाराज लाखा लक्ष्मी, मैं आपसे विवाह नहीं करने आया हूं, मैं मेरी बहन का विवाह आपके पुत्र चुंडा सिसोदिया के साथ करने आया हूं। तब चुंडा सिसोदिया ने मना कर दिया कि आपने पहले नारियल मेरे पिताजी के हाथ में थमाया है तो शादी ही मेरे पिताजी करेंगे। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े रहे कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद यह तय हुआ कि ठीक है, रणमल कहता है ठीक है, मैं आपके पिताजी के साथ मेरी बहन हंसाबाई का विवाह कर दूंगा। लेकिन उसमें क्या है, हंसाबाई का जो अगला पुत्र होगा ना, अब पुत्र होगा, तो वो पुत्र अगला पुत्र होगा वो मेवाड़ का राजा बनेगा। इस कारण हंसाबाई और जो लाखा का एक आगे पुत्र होगा उसका नाम है मोकल, और उनके बाद मोकल ही राजा बनेगा। और चुंडा सिसोदिया ने कहा कि ठीक है, आपका जो अब की बार आपका भांजा होगा वो भी अगला शासक बनेगा। इस कारण चुंडा सिसोदिया का मेवाड़ का भीषम पितामह कहा जाता है, इसको मेवाड़ का राम भी कहा जाता है, मेवाड़ का राम इसी उदारता के कारण, और इसे भी कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक या मेवाड़ का भीषम पितामह, भीषम पितामह। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं समझ आया होगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।